हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपको पता है भाई, हमारा अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम यहाँ पे जीएस के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। और अब से आपका ये सेशन डेली 11 AM को चलेगा, तो आप इस टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा और आपको ये डेली अटेंड करना है। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स आते हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो, जिससे कि मैं अगला जो भी सेशन होगा उसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको एक साथ डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है। तो खैर अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके रेलवे पैटर्न पर ही बेस्ड हैं पूरे के पूरे, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपके अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं 2018 में आपके एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस, कुछ 2019 में आए हैं। और यहाँ पर आपका जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर है वो कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आपके डिस्कस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने लग रहे हैं। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा कुछ धीमे धीमे करके। और जो मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा आपको उन फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, जो भी मैं आपको यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज बताऊंगा। ठीक है। चलो खैर, अब पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। अब आपको करना है क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले आपको खुद से ट्राई करना है। एक ट्राई खुद से देना है, या फिर आपके सामने कोई भी अगर ऑप्शंस वाला वैसा आ रहा है थ्योरी वाला, तो उसमें भी आपको अपनी तरफ से आंसर देना है। फिर आपको चेक करना है आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, उनको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है। चलो, अब देखो फोकल लेंथ आपसे पूछी जा रही है कॉनकेव मिरर की, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एक बार मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ, देखिए। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर अगर आपसे कभी भी किसी भी मिरर की बात करी जाए, ठीक है, कोई भी आपका XYZ मिरर हो, उसमें हमेशा आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी आपकी जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसमें आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वही आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 20/2, यानी कि आपके यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की आपकी फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं भाई फटाफट से। तो देखो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 22 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसके पास में एक ये पजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी है कितनी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत ही मतलब कॉमन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवे में आते ही रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। ठीक है। और आपका एक ना एक क्वेश्चन ये फंसेगा। ठीक है। और हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन आपके ऐसे न्यूमेरिकल वाले आएंगे। तो देखो यहाँ पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 इंटू यहाँ पर आपका m से क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। m क्या होता है, आपका मास होता है। v का मतलब है यहाँ पर आपकी जो भी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी जो भी रहेगी वो आप यहाँ पर लिखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है। अब जैसे मैं इस फॉर्मूला में आपका डालने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को आप वैसे k से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। तो 1/2 इंटू एम, मास कितना है, देखो यहाँ पे आपका 22 kg है ना, तो 22 इंटू आपकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है भाई, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, यानी कि आप इंटू में 5 कर दोगे यहाँ पे। तो ये 2 से कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा। और आपका 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको v का स्क्वायर करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एक 5 का इंटू और कराओगे। तो 1 इंटू 5 आपका ये हो गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आपका 275 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 275 आ गया। अब जो अपनी एनर्जी होती है, कोई भी आपकी एनर्जी हो चाहे वर्क हो, दोनों की एक ऐसा यूनिट होती है, कौन सी, जूल। क्या ऐसा यूनिट होती है वर्क की और एनर्जी की, जूल होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 275 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, फटाफट से बोलो भाई हाँ। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो देखो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही है हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम वालों को? आपको देखो यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो, इंग्लिश में अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी पर्टिकुलर टर्म में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आप अपना जो भी डाउट है वो भी आप नीचे पूछ सकते हो। ऑलराइट। तो देखो आपका अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्या पूछा जा रहा है, इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर, यानी कि अगर आप किसी मिरर में देखते हो और आपकी जो इमेज है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्शन, आप किसी मिरर में देखोगे वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही तो होता है। तो अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन आपसे छोटा दिख रहा है तो वो कौन से टाइप का मिरर होगा।
अब बात को समझना, क्या पूछा जा रहा है, एक मिरर है, ठीक है, एक आपका मिरर है, उसमें आपने अपने आप को देखा और आपका रिफ्लेक्शन आपसे छोटा दिख रहा है आपको, अरे भाई ये तो इतना छोटा सा दिख गया, यानी कि वो कौन सा मिरर हुआ, तो ऐसा हमेशा आपका कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कौन से मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉनकेव में बड़ा दिखता है, प्लेन में सेम दिखता है, ठीक है, प्लेन में हाफ दिखता है, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन अब देखो, आपको मैं इसलिए बोलता हूँ जितने भी मैं आपको यहाँ पर सेशन करवा रहा हूँ, जितने भी आपके सेशन हैं, आपको सारे के सारे सेशन का एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से छांटा गया है और वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और आपको पता है मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको जहां पर ऐसा यूनिट पूछी गई थी रेजिस्टेंस की एक क्वेश्चन में, वहां पर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। फर्स्ट वाला ही वो अपना सेशन है, और कि उसकी रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे दो फॉर्मूला होते हैं, एक ओम्स लॉ होता है जिसमें कि आपका V इक्वल टू आई आर होता है, फिर आपका एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अलग से बताया था, क्या बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन L अपॉन ए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर मेरा जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रो बोलता हूँ, ठीक है ना, क्या बोलता हूँ, रो बोलता हूँ, फिर यह आपका L अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपको क्या पता चल रहा है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, तो ये होती है आपके एरिया के। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक कोई आपका, लेट्स से ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक ये वायर है आपका, एक जो वायर होता है वो कंडक्टर ही होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपकी एक कॉमन सी बात है, कोई भी कंडक्टर है यानी कि एक वायर है वो आपका कंडक्टर होगा। अब बस मैंने बोल दिया इस वायर का जो एरिया है ना, ये 4 मीटर स्क्वायर है। 4 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैंने बोला इसकी रेजिस्टेंस बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो मैंने बोला अरे भाई रेजिस्टेंस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि 1/4 की होगी, तो रेजिस्टेंस का जो फैक्टर बनेगा वो एक 1/4 बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसके होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्लियर है, बोलो हाँ। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सारी की सारी बातें समझाई हैं, जाकर के एक बार वो देखना, पहला ही क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको ये रो क्या होता है, इससे रिलेटेड आपकी ऐसा यूनिट कौन कौन सी बनती है, कैसे क्या बनती हैं, सबको समझाया हुआ है। ज़्यादा हम इसमें रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे सीधे मूव ऑन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये रहा, Who among the following laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination? अब बात को समझना, यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा है कि किसने यहाँ पर ले किया है फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस को, जिन्होंने स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अब बात को बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा, उनको अच्छे से याद कर लो, लिख लो, ठीक है। चलो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी कितने हैं, ठीक है, तो अभी आपके 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कितने हैं, 5 लॉज हैं। और जो सबसे पहला लॉ है वो किसने दिया, वो दिया एंटोइने लवाइशियर ने, ठीक है। किसने दिया है, एंटोइने लवाइशियर ने दिया है। और ये इनको ना, एक बात और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ अभी, देखो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है एंटोइने एल लेवाइशियर को, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर आपसे मैं बात करूंगा कितने लॉज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से लॉज होते हैं उनके आपको नाम भी पता होने चाहिए, तो एक एक करके हम यहाँ पर इनके नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ आपका सबके आगे लगा होगा ऐसा लॉ ऑफ, तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ सीधा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, ये दिया भाई एंटोइने एल लेवाइशियर ने, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास में ही एक्चुअली इसके दो पार्ट थे, तो इन्होंने ये दोनों दिए थे, इसका फाउंडेशन इन्होंने किया, जो केमिकल लॉ के फॉर्मेशन, जो केमिकल फॉर्मेशन के आपके लॉज हैं, ठीक है। पहला लॉ इन्होंने दे दिया, कौन से ईयर में दिया ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इन्होंने 1789 ईयर में दिया इसको, ठीक है। 1789 में दिया, इस बात को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 1789 पर ही जो आपकी केमिस्ट्री है उसकी स्थापना धीमे धीमे होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कौन है, फादर है केमिस्ट्री के, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगला है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इसने किसने इसको दिया था? तो ये है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जोसेफ एल प्राउस्ट। ये जो चौथा ऑप्शन है ना, इन्होंने ही इसको दिया था, जोसेफ जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है इनका नाम बहुत ही अच्छे से। देखो ऑप्शन में अब आ गया है और इसमें देरी नहीं लगेगी कि आपसे इस नाम का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर एक बार जरा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए, थर्ड वाले लॉ की अगर बात करें तो यह है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स ने दिया है इसको, उनका नाम क्या है? डाल्टन है। ठीक है, क्या नाम है? डाल्टन ने इसको दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। फिर आपका फोर्थ लॉ है गे लूसेक। ये ना इनका गे लूसेक ने ही इसको दिया था। ठीक है, गे लूसेक, गे लूसेक ने ही इसको इस लॉ को बनाया। तो इसको बोलते भी हैं गे लूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने गैसियस वॉल्यूम्स को लेकर के अपना लॉ दिया है। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो गे लूसेक के द्वारा। फिर जो फिफ्थ वाला है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना, एवोगाड्रो लॉ आपने सुना होगा, जो भी आपको मोल वगैरह, जब आप मोल की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर एवोगाड्रो लॉ का यूज होता है, और ये एवोगाड्रो ने ही इसको दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लो। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली ही पूछा गया था एग्जामिनेशन में 2019 के। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट, यानी कि अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन स्केल से, सॉरी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपका अगर कोई डिग्री सेल्सियस में है, लेट से मेरा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैं से केल्विन में कितना बोलता हूँ? 273 केल्विन बोलता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया? 0 डिग्री में प्लस कर दिया 273। यानी कि आप कभी भी कोई भी टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में कितना भी हो, उसमें आप 273 को ऐड कर दोगे, वो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। लाइव एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर लेट से मैंने क्या बोला, 10 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर दो आप केल्विन में, तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में आप 273 कर दो, कितना निकल के आएगा? 383, 283 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 283 केल्विन। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है? गिवन टेम्परेचर में 273 का ऐड कर दिया है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, एलिमेंट ए बी एंड सी अकर एज डोबेरिनर्स ट्रायड। अब देखो, मैंने आपसे बताया था ना, मैंने आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव समझाया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में। तो वो अगर आपने नहीं देखो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक एक लेक्चर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको मैंने पढ़ा दिया है कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी हैं, इसलिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ोगे तो सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस अप टू क्लास 10th सीबीएसई। ठीक है, तो जनरल साइंस आपकी 10th क्लास तक की आएगी, और 10th क्लास में ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और बड़े ही साफ साफ शब्दों में इसको लिखा गया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये पूछा गया। एक बार मैं यहाँ से इन चीजों को हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तीन एलिमेंट हैं आपके ए बी और सी, ये डोबेरिनर ट्राइड में होते हैं। तो अगर एटॉमिक मास ए का 7 है और फिर आपका सी का 39 है, तो बी का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि डोबेरिनर ट्राइड ने बताया क्या, और हम इसमें किस अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया कि ये डोबेरिनर ट्राइड होता क्या है। तो डोबेरिनर ट्राइड बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जो अरिथमेटिक इन्होंने क्या बताया, डोबेरिनर थे, इन्होंने ये बताया कि जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, इन्होंने क्या किया? अब देखो ट्राइड का मतलब क्या होता है, इन्होंने ना सारे एलिमेंट उस टाइम पे जितने भी नोन थे उनको तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया, और ये क्या बोले, एक ट्राइड बन गया 3 एलिमेंट का, फिर अगला ट्राइड बना दिया, फिर अगला बना दिया। अब उसमें इन्होंने क्या बोला, एक ट्राइड में जो 3 एलिमेंट है ना, उनमें जैसे आपके मैंने बोला एक ट्राइड में मैंने एबीसी को रख दिया, तो इन एबीसी में जो आपका ए वाला एलिमेंट है और ये सी वाला एलिमेंट है, इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट या फिर फर्स्ट एंड थर्ड बोल दो, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अच्छा, एटॉमिक अरिथमेटिक मीन ऑफ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास होगा, है ना। इनका जो एटॉमिक मास लोगे आप, ठीक है, इनके एटॉमिक मास का जो आपका अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल आता था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये किसके हो जाएगा? तो जो आपका बीच वाला एलिमेंट होगा, टू द सेकेंड एलिमेंट, क्या? टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, है ना, एटॉमिक मास ऑफ
सेकंड एलिमेंट। तो बात मेरी आपको समझ में आई, यानी कि इन्होंने क्या बोला, ये तीन एलिमेंट है तो ए और सी वाला जो एलिमेंट है ना, इनका जो भी एटॉमिक मास होगा इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं क्वेश्चन की क्वेश्चन को देखो यहाँ पे ध्यान से। आपके पास में ए और सी का जो एटॉमिक मास है कितना दे रखा है, ए का 7 है और आपका सी का 39 है, तो बीच वाले का कितना हो जाएगा, आप इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो यानी कि एवरेज निकालो, तो अपॉन 2। अब इसे आप एक बार सॉल्व करिए, 46 अपॉन 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब डॉबरिनर ट्राइड से रिलेटेड आपको दो तीन बातें और समझनी है बड़े ही ध्यान से। ठीक है, जो आप इसको अब आप जो भी मैं आपको लिखा रहा हूं ना, इसको बहुत ही ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। अब हुआ क्या कि आपका ईयर कौन सा ईयर था भैया, ये था आपका 1817 ईयर। ठीक है, 1817 यानी कि 1817 में क्या हुआ, डॉबरिनर ने अपना सबसे पहला ट्रायड खोजा, उसका नाम क्या था, एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ये आपका एक ट्रायड था। एल्कलीन अर्थ मेटल्स का आपका ये ट्रायड था। और आपको ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ये डॉबरिनर का सबसे पहला ट्रायड है इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद थे। तो इन तीनों के आपको पता होने चाहिए सबसे पहले के, बाकी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि सबसे पहले वाले ट्रायड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो ये थे आपके कैल्शियम, कौन कौन से थे, कैल्शियम था आपका, स्ट्रोंटियम था आपका। ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, फिर आपका यहाँ पर बेरियम था। ठीक है, कौन सा एलिमेंट था, और आपका बेरियम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद था। यानी कि ये तीन एलिमेंट थे इसके सबसे पहले वाले ट्रायड में, जो कि एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ट्रायड कहलाता था। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखोगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव, यानी कि मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे, कभी भी अगर आप मेटल के साथ में कोई भी एसिड डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा सॉल्ट, यानी कि एक आपको कंपाउंड मिल जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा जिसमें आपका, और साथ के साथ उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस बात को ध्यान में रखना है, कभी भी मेटल और एसिड मिलते हैं तो क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट निकालते हैं। सॉल्ट तो सबकी रिएक्शन में निकलता है, कोई भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे सॉल्ट निकलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है इसके साथ हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है कभी भी आप अगर मेटल की रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ। ठीक है, ध्यान में रहेगी ये बात। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो किसके मैन्युफैक्चर में यूज होती है, ये मैंने आपको एक बार और करवाई हुई है चीज़। अब इसमें मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा सब कुछ अगेन आपको ध्यान में रखना है। इनके मैं केमिकल फॉर्मूलाज के नाम बताऊंगा, कॉमन नेम बताऊंगा, कुछ केमिकल फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन उसके ऊपर बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलो फिर से हम एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं। ये रहा आपका कलर चेंज। अब देखो यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस का यूज पूछा जा रहा है किसकी फॉर्मेशन में होता है, तो यहाँ पर आपका वॉशिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, इसके मैन्युफैक्चर में हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। अब देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, हम इसको क्या बोलते हैं। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अच्छा अब ब्लीचिंग पाउडर का भैया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CaOCl2। बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आता है। इसकी रिएक्शन भी देख लो, रिएक्शन भी इसकी पूछी जाती है। क्या होती है रिएक्शन, इसमें आप CaOH का होल ट्वाइस क्या डाल रहे हो, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या बला है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसको ना स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। बात मेरी समझ में आई क्या, CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड केमिकल नाम है, कॉमन नाम इसका स्लेक्ड लाइम है। इसके साथ में आपने क्या डाल दिया भैया, इसके साथ में आपने क्लोरीन गैस डाल दी, Cl2 डाल दी। अब क्या मिलेगा आपको, तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, CaOCl2 मिल जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ये आप देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे क्या होगा ना, ये पूछा जाएगा इसके साथ में क्या निकलता है। तो इसके साथ में निकलता है H2O, यानी कि क्या निकल गया, पानी पानी निकल गया, साथ में ब्लीचिंग पाउडर बना गया, और आपका क्लोरीन गैस का हमने यूज कर लिया किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। अब ये जो क्लोरीन गैस निकलती है कौन सी प्रोसेस में निकलती है, तो इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं।
क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपकी क्लोरीन गैस निकलती है। जितने भी शब्द बताए हैं बहुत ध्यान से लिख लेना, एक एक सवाल आपका यहाँ से मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिए जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट थे, सारी की सारी बातें नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लेकिन जो भी हो ये सब आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, थोड़ी सी बड़ी क्लासेस करेंगे और धीमे धीमे करके, ठीक है। तब तक आप चीज़ों को समझते रहो, कुछ डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।